हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि हमारी जो HR सीरीज़ थी वो आपको पसंद आई होगी। तो आज से हम नया एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ रिज्यूमे राइटिंग। सो एज यू गाइस नो कि रिज्यूमे का कितना इंपॉर्टेंस होता है हमारे जॉब सिलेक्शन में। सो इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग रिज्यूमे सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं। ओके सो जैसे नीरज ने सही कहा, रेज्यूमे राइटिंग या रेज्यूमे इज द फर्स्ट स्टेप आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, राइट। इंटरव्यू ये सब तो चीज़ें बाद में आएंगी। सो वी आर स्टार्टिंग लाइक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ लाइक एनीवंस करियर इज रेज्यूमे राइटिंग, राइट। सो फर्स्ट हाउ जनरली द प्रोसेस गोज रेज्यूमे की। सो विल जस्ट फर्स्ट हम लोग आज के वीडियो में जनरल स्ट्रक्चर ऑफ रेज्यूमे देखेंगे कि रेज्यूमे में कौन सी चीजें जनरल स्ट्रक्चर में होगी। अगले वीडियोस में वी विल मेक द वीडियो इन पैरेलल। हम लोग आपको सिखाएंगे कि हाउ टू मेक द वीडियोस। वीडियो में डिटेल ओरिएंटेड क्या चाहिए, एक्सपीरियंस का रिज्यूमे कैसा चाहिए, फ्रेशर्स का रिज्यूमे कैसा चाहिए, ये चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले इसमें। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर रिज्यूमे का डिस्कस करेंगे। रिज्यूमे बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। सो फर्स्ट आप अगर एक रिज्यूमे देखो तो सबसे फर्स्ट बात आती है कि नेम, राइट। सो योर नेम शुड बी बोल्ड एंड इट शुड हैव अ बेटर फॉन्ट, बड़ा चाहिए सबसे। उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स चाहिए, राइट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका नंबर हो सकता है, आपका एड्रेस हो सकता है, ईमेल आईडी हो सकता है। सो ईमेल आईडी के बारे में आई गेस नीरज कैन यू एलाबोरेट मोर। सो ईमेल आईडी जो है वो आप जितना प्रोफेशनल रखोगे उतना अच्छा है। एक्चुअली जो हम लोग जब 10th 11th में थे तो हमने जो बनाने थे विच वाज वेरी फैंसी वर्ड, जैसे तुषार 007, नीरज द प्रिंस, द एम्परर, ऐसा कुछ भी नहीं है, लिखा नहीं था, हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं। तो वो जो है ऐसे ईमेल आईडीज वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होते, which they are very highly unprofessional email ID. So it is better to make a very professional with simple email ID of yours. If you don't have, you can make it new one, but That's right. simple email ID रखो। One bonus tip I guess I need to include at the first itself is add the LinkedIn profile, right। Nowadays recruiter देख रहे हैं LinkedIn profile, right। So make sure you include the LinkedIn profile ID there। अगर आपका प्रोफाइल अभी तक क्रिएट नहीं है then I don't know किस चीज के लिए रुको। So हम LinkedIn प्रोफाइल का भी हम लोग वीडियो लाने वाले हैं जो कि हम इसे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट ऑल पॉइंट्स टू बी देयर अकॉर्डिंग टू योर जॉब प्रोफाइल। या सो वो चीजें आगे डिस्कस होगी, राइट। सो फर्स्ट मैंने कहा नेम, सेकंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स शुड बी देयर, थर्ड इज प्रोफेशनल समरी। प्रोफेशनल समरी आप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। इफ अगर आप खुद को एक सेंटेंस में डिस्क्राइब कर सकते हो देन यू कैन गो फॉर प्रोफेशनल समरी। जैसे कुछ भी हो सकता है कि एन इंजीनियर विथ फोकस्ड इन सम टेक्नोलॉजी या अ टीम लीडर विथ दिस मच एक्सपीरियंस। तो आप अलग अलग टैगलाइन अगर आपसे हो रहा है देन यू कैन ट्राई इट। अगर नहीं भी डाले प्रोफेशनल में इज स्टिल ओके, नॉट अ बिग डील, राइट। तो फर्स्ट हुआ हमारा नेम बेसिकली, राइट। सेकंड हम लोगों ने देखा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर मस्ट। थर्ड हमने देखा प्रोफेशनल समरी, इज इट ऑप्शनल, कैन बी देयर और नॉट बी देयर, राइट। अब मेन जर्नी स्टार्ट होगी जैसे आपका रेज्यूमे रीडिंग होगा, राइट। सो फर्स्ट प्रो टिप, राइट, try the resume to be short, one or more, but the max 2 page is enough, don't unnecessary elaborate it, right। because हम लोगों ने मैंने काफी फ्रेशर्स के रेज्यूमे या काफी एक्सपीरियंस लोग जिनको जस्ट हार्डली 1 ईयर एक्सपीरियंस होता है, मैंने देखा है वो लोग 2-3 पेज के रेज्यूमे करते हैं एंड देन दे जस्ट कॉपी पेस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जॉब में कर रहे होते थे, सिंपली पेस्ट इट and create a big essay. So recruiter is not at all interested in your big essay. They just want a short precise resume, right। and अगर आप एक तरीके से सोचो, रिक्रूटर जब आप एक जॉब डिस्क्रिप्शन आएगी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, राइट। सो आप जब अप्लाई कर रहे हो और रिक्रूटर देखेगा, सो हाउ मच टाइम डू यू फील, आगे 30 seconds will be the maximum he will scroll or 1 minute। so 1 minute should be 1 minute देखने के लिए एक 1 page resume is enough, कौन 3 पेज जाके देखेगा, right। so whoever is have a 3 resumes, I strictly warning for you, just
cut it down to 1 or 2 pages. If your experience is more, then I guess in 1 page can't be sum it up, but then you can extend it to 2 page. But the resume should be 1 or 2 page only. Exceeding anything more than 2, it is not advisable from my side as well, right? So the first section, आप जैसे हम लोगों ने सेक्शन किया, उसके बाद के इम्पोर्टेंट सेक्शन है एक्सपीरियंस, एजुकेशन, स्किल्स, अचीवमेंट्स. तो these are the 4 sections. वो डिसाइड करेगी कि आपका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, राइट, रिक्रूटर्स पे. सो इफ यू आर अ फ्रेशर और अगर आप एक्सपीरियंस हो, द ऑर्डर विल लिटिल गो डिफरेंट, राइट. इफ अगर आप एक्सपीरियंस हो ना, तो देन योर एक्सपीरियंस इज अ की. सो उसमें ऑर्डर में एक्सपीरियंस फर्स्ट आएगा, उसके बाद एजुकेशन आएगा, उसके बाद स्किल्स आएंगे और उसके बाद अचीवमेंट्स आएगा एट द एंड. और आपने अचीवमेंट्स एट द एंड क्यों रखा है? इट इज बेसिकली आप एंड हाई नोट पे कर रहे हो with that thought process. So इसलिए achievements we have kept it at the end, or we generally kept it at the end. Achievement generally kept at the end रखते, so that it leaves the good impression. If you feel that that impression can be added to experience, even that is also okay. You can move that achievements from achievement to experience, right? Now अगर आप first आते हैं experience पे, right? So experience में ऐसा होना चाहिए, it should come in a what you can say. आप अभी जिस कंपनी में काम कर रहे हो उसका आना चाहिए फर्स्ट एक्सपीरियंस में, जो आपकी कंपनी का नेम है, जो भी डेजिग्नेशन होगा, फॉर द टाइम पीरियड यू आर वर्किंग. एंड देन इट शुड बी अरेंज इन अ रिवर्स ऑर्डर. जैसे अभी की प्रेजेंट कंपनी, प्रीवियस कंपनी, मोर प्रीवियस कंपनी, राइट, उस तरीके से ऑर्डर सेट होगा. सो जनरली अगर आप भी कोई रिज्यूमे कर रहे हो, राइट, सो आप उस रिज्यूमे के एक्सपीरियंस में क्या डालोगे? तो मैं सबसे पहले तो मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा डालूंगा. और हो सके तो कोई जो अगर मेरा कोई अचीवमेंट है जो मुझे मिला है और टीम प्लेयर है या फिर जो भी है, तो वो अचीवमेंट भी मैं जरूर डालूंगा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ओके. सो जैसे नीरज ने कहा, सही है. जनरली गलती ये हो रही है लोगों से, इफ आई हैव सीन द रिज्यूमेस, व्हाट पीपल डू जनरली, दे जस्ट डू कॉपी पेस्ट ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डू लाइक कंप्लीटली. सो व्हाट माय सजेशन इज, आप ऐसे करो, एक एक्सपीरियंस लिखो, राइट. आपकी एक कंपनी एबीसी कंपनी है कोई, आपका उसका एक प्रोफाइल है. सो जस्ट गिव योर फंक्शन, और अगर आप उधर कुछ फंक्शन कर रहे हो, जस्ट इन 2 बुलेट पॉइंट्स. 2 बुलेट पॉइंट्स आर इनफ टू मेंशन व्हाट यू आर डूइंग देयर. और उसके बाद ट्राई टू सम ऑफ आइदर टेक प्रोजेक्ट्स देयर और टेक अचीवमेंट्स देयर. और प्रोजेक्ट्स भी ऐसे नहीं मत करो कि एक प्रोजेक्ट का नाम लिख दिया. ट्राई टू राइट, इफ यू डू सम प्रोजेक्ट, इफ आई डन प्रोजेक्ट एक्स डैश, व्हाट वर योर अचीवमेंट्स. अगर आपने एक आइडिया दी, व्हाट दैट आइडिया हैज इंक्रीज द सेल्स अप टू व्हाट मार्जिन. और अगर आपने कोई ऑप्टिमाइजेशन भी किया है, तो उस ऑप्टिमाइजेशन की वजह से कॉस्ट में क्या दिक्कत, कम रिडक्शन हुआ है. यू नीड टू मेंशन प्रोजेक्ट्स डैश व्हाट वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव, राइट. डोंट मेक बिग लिस्ट, आई हैव डिड दिस एप्लीकेशन, नो यूज ऑफ इट, नो वन इज इंटरेस्टेड, किसको कुछ समझेगा भी नहीं इफ यू मेक द बिग लाइन. सो don't write all projects, but just include your you can say the more 4 or 5 important projects there, और उस प्रोजेक्ट का लिख दो. जैसे अगर आपने एक प्रोजेक्ट किया है, आपके recommendation थे that were accepted by the customer, then you can say that recommendations were well accepted by the customer, we received good appreciation, we embrace customer experience. So these are the some things that you can write it, so that it is very clear to recruiter that okay, he did this project, okay, this is the milestone he has achieved, right. So this is the other thing that I feel you should include. If और आप ऐसे भी कर सकते हो ना, now depending on the job description, right, आप अलग अलग डोमेन में जाओगे. It can be any domain. अगर आप लोग इंजीनियरिंग में भी देखते हो, it can be defense domain, nuclear domain, it can be software development भी, it can be of different technologies for different domains again, right. So it's important that अगर आपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स किए ना, try to mention them in the projects. क्योंकि आप जनरली एक जनरल रिज्यूमे अप्लाई करोगे, राइट, जो नौकरी पे या लिंक्डइन पे प्रोफाइल पे अवेलेबल होगा. सो दैट टाइम यू कैन मेक अ कस्टमर स्पेसिफिक रिज्यूमे, बट यू नीड टू मेक अ जनरल रिज्यूमे. सो उस रिज्यूमे में मेक श्योर दैट यू ऐड ऑल द रिलेवेंट प्रोजेक्ट्स इन इट. add as much as what you can say versatile projects, so that आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाए, राइट. तो हम लोगों ने कहा एक्सपीरियंस में इंपॉर्टेंट है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट क्रिस्टल क्लियर इन 2 lines, just 2 sentences, important projects with
bullets that ये क्या important किया, what were the things that you suggested and what was implemented, and in that same order. So that sums up the experience. Okay, अब ये था experience के लिए. For freshers it will be basically ऐसा हो सकता है आपने कुछ internship की हो, ऐसा हो सकता है कि you did something good in your some technical events, some technical phase, some cultural phase, you are some yeah. So I guess नीरज आप बता सकते हो ज़्यादा. तो एक्सपीरियंस का जैसे तुषार ने बताया, जो प्रॉब्लम होती है फ्रेशर्स को कि फ्रेशर्स क्या डालें, तो फ्रेशर्स ये डाल सकते हैं कि जो भी उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की है उन्होंने कॉलेज में, या इवन इन बी दे आर गोइंग टू डू अ प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट में उन्होंने जो भी लीडरशिप का रोल किया है या फिर उन्होंने जो इनपुट्स दिए थे वो वहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं मोस्टली. इसलिए हमने कई बार वीडियो में भी ये बताया था कि जो भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो जब आप कॉलेज में होते, तो उससे क्या होता है कि आपके रिज्यूमे में आप वो ऐड कर सकते हो, बिकॉज आपके जो भी कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो भी कलीग्स हैं, उन्होंने ये डाला नहीं होता है बिकॉज दे डोंट नो दिस. ओके, आपने ये जब आपके अचीवमेंट्स डालते हैं, आपके जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आप रिज्यूमे में डालते हो, आपका रिज्यूमे ऊपर जाता है, आपका लेयर बाकियों के ऊपर जाता है. दैट इज अभी दैट विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल फॉर. Yeah. So जैसे नीरज ने सही कहा, it's all about creating a differentiating factor. Yes. So अगर आप fresher हो, there will be thousands of resumes that will be coming. So what's your chance? क्योंकि कैसे अगर if you really feel ना that आप सिर्फ academic से shortlist हो जाओगे, then I feel you are a little in a wrong market, right? कि बहुत सारे लोग हैं with very good CGPAs and all those. So at एक point के बाद लोग ये भी देखते is he the all-rounder player? Has he involved in some voluntary activities, some cultural phase, some tech phase? If you are from mechanical, you can be in BHA, Supra. If you are like a coder, you might be participate in some hackathons. One of my friends, he was a police mitra during Ganpati Visarjan. Okay. That was also a very good activity. Yeah. So even if you are like involved in any social gatherings or that was like any what you can say. Voluntary activities or some social service stuff, even that is okay, because even that will add some value to that. Yeah. That this person knows how to work in a team. Yeah. That is what actually experience speaks about. It's not always about projects, right? It's all about how you gel with the people, how you understand them, and how do you work with the team. So that is the what you're going to say, the summary or the thing that should be mentioned in experience. Now comes the educational part, right? So educational part for experienced people, if you have a very good experience, avoid adding 10th and 12th marks. I feel you do not of that use. Just include your latest CGPAs. If it is MTech or Masters, or it is post graduation, or it is bachelor's, anything is fine. Just try to include just latest two things will be like education background will be enough. And ऐसा भी नहीं है कि you need to mention CGPA, right? Not needed. Even if you don't mention it, still okay. Just year mention करो ठीक से, और the specialization जिसमें आपने कुछ किया है. Okay, for freshers they can write their percentages. Yeah. In freshers वो भी 10, 12 में कर सकते हैं, but if you don't have a good record, then even you can I feel you can skip that also, because ऐसा भी हो सकता है that अगर आपके percentage कम हो, that might what you can say आपके downfall में शायद ज़्यादा ये दे रहा था than in positive sense. Class or grade which they have. And even if they feel that if it is for basically for freshers, after education or in the education also they can mention the courses that they have done, right? So मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, अगर आप campus recruitment या off campus recruitment में जा रहे हो, where your customer specific resume you are trying to do, company specific, right? उसमें आप ऐसे कर सकते हैं, if you are going for some refrigeration company, you can add refrigeration there. If you are going for some game development company, you can add the what you can say subject there that you have studied. Keywords. Yeah, keywords or courses. So even that will help, because interviewer will understand, okay, this person knows this, okay, now I can build interview on it. So वो thought process हो सकता है, right? So now we talked about experience, we talked about the what you can say education. Now we will jump into the skills, right? This is the I guess also now the most important thing, right? Now it can be a customer specific or a function specific resumes, depending upon the skills required most. You can add those.
सो अगर आप एक ही प्रोफाइल में हो, जैसे आप एक ही प्रोफाइल में हो, अगर आपको 2-3 टेक्नोलॉजी अलग पता है, सो यू कैन इवन चेंज द ऑर्डर ऑफ द स्किल्स। कि अगर आपको सी प्लस प्लस जावा दोनों भी आते, PHP भी आते, एंड इफ यू फील दैट दिस जॉब इज बिलोंग्स टू सी प्लस प्लस डोमेन, देन आप सी प्लस प्लस का आगे रख सकते हो। जैसे अगर आप डिजाइन के डोमेन में हो, सो अगर आपको लगता है कि दिस कंपनी यूजेस क्रियो, राइट, सो यू कैन मूव द क्रियो। सो these are the small things, fine tuning that need to be done by your side, right? But try to include as more as certificates possible. कभी कभी कुछ लोग स्किल्स में नहीं रहकर आपने देखो तो कुछ रेटिंग करते हैं 4 out of 5 एंड ऑल। इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट, इफ यू डोंट डू इट स्टिल ओके, लाइक नॉट अ बिग इशू, बट ट्राई टू इंक्लूड ऑल द सॉफ्टवेयर दैट यू आर यूजिंग। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी अच्छे से यूज करते हो, वो मेंशन करो, क्योंकि व्हेन यू गो इन अ कंपनी, राइट, इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, जिधर प्रेजेंटेशन देना होता है, यू नीड टू मेक द प्रेजेंटेशन रिपोर्ट्स, that will also will add good value, right? आपको अलग कुछ स्किल्स बोलना है, that other than that आपको लगता है इंटरपर्सनल स्किल्स, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह मेंशन करनी होता है, लीडरशिप स्किल्स होता है, तो वो भी कहाँ से आएंगे? टू योर द एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग। और जो भी अपना आप अगर एक्सपीरियंस हो तो आपने कभी ना कभी तो टीम लीड की होगी, हर कोई करता है, ओके, इवन तो वो आप मेंशन कर सकते हो लीडरशिप स्किल्स। तो ये जो पॉइंट है, ये आप वहाँ पे मेंशन करोगे, उसके हिसाब से भी आपको क्वेश्चंस आएंगे, तो योर इंटरव्यू विल गो इन दैट डायरेक्शन। सो इट विल आल्सो हेल्प इन नेविगेटिंग योर इंटरव्यू। सो नॉट ओनली टेक्निकल, हम लोग बोलते हैं ना, अदर देन नॉन टेक्निकल स्किल्स भी यू कैन इंक्लूड। अगर इट एक्चुअली ऑल डिपेंड्स ऑन आप प्रोफाइल कौन से के लिए दे रहे हो। यू आर नॉट गिविंग ओनली फॉर वन प्रोफाइल, देयर कैन बी बैंकिंग प्रोफाइल, देयर कैन बी सेल्स प्रोफाइल। सो सेल्स प्रोफाइल के लिए सॉफ्टवेयर आना तो ठीक है, बट हैविंग द स्किल्स, दिस लीडरशिप स्किल्स, having one-to-one conversation, understanding customer requirements, everything will play a very crucial role, right? So depending on the application you are applying, your order should change. बहुत चीजों में ऐसा हो सकता है कि शायद अपनी नॉन टेक्निकल स्किल या वोकल स्किल ज्यादा इंपॉर्टेंट है rather than राइटिंग स्किल्स, so you need to arrange the things in that way. So हम लोगों ने एक्सपीरियंस देख लिया, we have seen what एजुकेशन, अपने एजुकेशन में क्या इंक्लूड चाहिए, अपने we understand the skills. Now talk about the achievements, right? Achievements again, right? Achievements should be अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल में हो, सो ट्राई टू कीप योर ऑर्गेनाइजेशन अचीवमेंट एट द टॉप। और फिर अगर आपके एकेडमिक में कुछ अचीवमेंट्स हो गए, आपने CGPA अच्छा होगा, इफ यू हैव वन एनी मेडल एंड एवरीथिंग, दैट्स ओके, ट्राई टू कीप इट इन द बॉटम। इफ यू आर एक्सपीरियंस पर्सन, ट्राई टू इंक्लूड योर, अगर आपने कोई पेपर कॉन्फ्रेंस में पेपर पब्लिश किया, इफ यू हैव सम पेटेंट्स, if you have some innovations thing, if you have added some value to a product, अगर आपके पास उसका कुछ certification हो, even you can add that way. So order should be generally should be like patents, some publication papers, there could be some innovations हो सकते हैं. Then there can be, if you have some won some employee of the year and employee of the month and all those stuff awards, that could come there. If you have won some scholarship in your academic things, now that can come after this professional achievements, right? So that is the what you can say the general order should be, and these are the things that should be included there. Many people also include like hobbies and all those stuff. I don't on the personal front, I don't feel that is that much required, because the job that you are giving, right, it's more related to technical stuff. Non-technical stuff, if you are like in completely in another direction, if you go in a completely creative field, I guess in that field the hobbies might play a big role. But for technical skill, I don't think hobbies is the point that should be mentioned in the resume, as it is a one-page resume, right? It should be short and precise what the interviewer want to see. मेरा एक सवाल है, अगर फ्रेशर्स अगर मेंशन करते हैं that my hobbies are this, तो उससे कुछ इशू, is it okay? He can add it, but I don't know, like मतलब generally ये तो सवाल what are your hobbies पूछा ही जाता है, and even if you have mentioned it in interview, it's okay. उससे कुछ conversation हो सकता है, but I don't feel so, as long as it is not like अगर आपकी hobby ऐसे हो, you like playing cricket and you have played at district level or school level, then you should mention it, because then it's your achievement, right? But if you just like playing cricket and it is not
it is not saying anything about your value addition. Then I just try avoid describing it. If they really want to understand you, they will ask you in the interview. So इस वीडियो में हमने एक जस्ट जनरल डिस्कशन किया कि रिज्यूमे का स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, रिज्यूमे में कौन सी चीजें मस्ट है. अगले वीडियो में वी जस्ट शो कि हाउ टू डू इट, राइट. सो स्टे ट्यून फॉर इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.